तो जो ईमेल आईडी है मैथ्स वर्क के लिंक पे जाकर वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं, 1 महीने के लिए फ्री होता है। और जब डिपार्टमेंट में पता नहीं कब तक अलाउ होगा, वो यहाँ तो है लाइसेंस, लेकिन अभी जब अलाउ होगा तो देखा जाएगा, वो बात की बात है मैटलैब का। दूसरा आप चाहो तो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है साइलैब, बिल्कुल मैटलैब के पैरेलल होता है, आप वो भी यूज कर सकते हो। पहले 1 महीने इसमें वर्क कर लो, हो सकता है तब तक अगर लैब खुल जाता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ऑक्टेव भी सेम ही है, वो कर हाँ, सकते हैं? ऑलमोस्ट पैरेलल है, हाँ कोई भी एक कर ले, लेकिन पहले 1 महीने ऐसा काम करेंगे, वो जो फ्री सॉफ्टवेयर है ना, सॉरी 1 महीने जो लॉगिन आईडी से आप बनाएंगे तो उससे पहले मैटलैब पे वर्क कर लें, ताकि थोड़ा एक आइडिया हो जाए। उसके बाद अब कॉस्टली सॉफ्टवेयर, अब सबको अरेंज करना आसान नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट में है लाइसेंस, और अब जब लैब खुलेगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। बाकी मैं इस पे समझा देता हूँ, आपको एक आइडिया दे देता हूँ। एक्चुअली ये ऐसा सब्जेक्ट है ना, बिना प्रैक्टिकल के नहीं आता। जितना आसान है, जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे ना, भूलेंगे भी उतना तेजी से। तो इसके साथ प्रैक्टिकल जरूरी होता है। इवन हम लोग भी जब प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, वो इंजीनियरिंग वाले दिन रात करते हैं तो उनके लिए एक अलग बात है, लेकिन क्योंकि हम लोग इस पे लॉजिक पे ज्यादा वर्क करते हैं, और दूसरा ये कि जब बहुत से कमांड होते हैं याद नहीं रहते, तो वो हेल्प कमांड में जाके देख सकते हैं वहां से, लेकिन क्या लॉजिक यूज हो रहा है, किस तरह हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, वो समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट वो है। बाकी कैलकुलेशन प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज्यादा आपका हाथ सेट होगा इस पे। ठीक है, तो देखते हैं कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई की थी। स्क्रीनशॉट लेके जब मैक्सिमम लोग हो जाए तो उस वक्त लेके ग्रुप में डाल दिया करें। दिखाई दे रहा है स्क्रीन आप लोगों को? यस सर। देखो, मैं ये कह रहा था, कुछ मैंने बेसिक बता दिया था आपको, 2 विंडोज के बारे में मैंने बताया था, कमांड विंडो और एडिटर विंडो। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया था कि अभी जैसे ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद स्केलर्स है, तो ये सब एडिशन ऑपरेशन के लिए साइन यूज होता है, ये सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज करते हैं। ठीक है, राइट डिवीजन के लिए ये वाला साइन यूज करते हैं, ये लेफ्ट डिवीजन के लिए, और एक्सपोनेंशियल के लिए ये यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो है ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सबसे पहले पैरेंथेसिस को आपने पढ़ रखा है, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि मैटलैब जो फॉलो करता है वो ये प्रेसिडेंस रूल फॉलो करता है कि अगर नेस्टेड पैरेंथेसिस होगा, एक से ज्यादा ब्रैकेट होंगे, तो जो इनर मोस्ट होगा उसको पहले कंप्यूट करेगा। ठीक है, सेकंड ये एक्सपोनेंशियल को वेटेज देता है, प्रेसिडेंस देगा, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को इक्वल प्रेसिडेंस है, और उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखो, ये देखो, मैटलैब को आप एज अ कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। जैसे देखो, यहाँ 7 + 8 डिवाइडेड बाई 2 है, तो यहाँ प्लस ऑपरेशन और यहाँ पे डिवीजन का दे रखा है, तो डिवीजन को प्लस के ऊपर प्रेसिडेंस है, तो पहले ये 8/2 वाला टर्म कंप्यूट होगा और फिर वो 7 में ऐड होगा, तो 8/2 आपका 4 हो गया, और 7 + 4 कितना हो गया, 11। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये दे रखा है 7 + 8/2, तो ये सब बेसिक आप एक बार पढ़ लो, और ये जो प्रोग्राम दे रखा है उनको रन करा के देखो, तब ज्यादा समझ। सब कमांड विंडो पे रन कराया हुआ है ना, ये साइन किसका, कमांड विंडो का। सो 7 + 8/2, तो पहले ब्रैकेट को प्रेस देना, तो पहले क्या काम करेगा, ये ब्रैकेट और डिवीजन में से पहले ब्रैकेट को कंप्यूट करेगा, बताया ना, ब्रैकेट को प्रेफरेंस देता है। तो पहले आप 7 + 8 ऐड करने के बाद 15, और फिर उसको बाद 2 से डिवीजन देंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो रन करा के देख सकते हो। उसी तरह ये 5 3/2 है, तो क्योंकि क्यूब को डिवीजन के ऊपर प्रेफरेंस है, तो पहले 5³ क्या होगा, 125 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 62.5। तो इसको आप कंप्यूट करके भी देख सकते हो, अभी मैं दिखाता हूं। इसके बाद ये कुछ डिस्प्ले फॉर्मेट कमांड है, इस पे भी मैं बाद में आता हूं। हाँ, यहाँ पे कुछ बिल्ट इन फंक्शन है। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि एलिमेंट्री मैथ बिल्ट इन फंक्शन, जैसे कोई भी फंक्शन होगा ना, सपोज करो √x है, तो फंक्शन जब भी होगा तो हम ये जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन में यूज कर रहा हूँ, तो स्क्वायर रूट और ब्रैकेट फंक्शन के लिए ब्रैकेट यूज करेंगे, ये इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट है।
तो स्क्वायर, जैसे मुझे स्क्वायर रूट 64 का कंप्यूट करना, तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट और x की जगह क्या हो जाएगा 64। ये ब्रैकेट लगाना मस्ट है, जब एज अ फंक्शन आप यूज करेंगे तो आपको ये लगाना मस्ट है, स्क्वायर रूट ऑफ 64। जैसे करके इसको इंटर करेंगे तो आपको स्क्वायर रूट 64 कितना आ गया 8, या जैसे स्क्वायर रूट ऑफ दे रखा 50 प्लस 14 इंटू 3, तो पहले 14 इंटू 3 कंप्यूट होगा, पहले ब्रैकेट के अंदर ये 14 इंटू 3 और वो 50 में ऐड होगा, उसके बाद इसका क्या होगा स्क्वायर रूट, तो कितना गया 9.5917। ठीक है। अब जैसे ये जब भी ये, क्योंकि स्क्वायर रूट एज अ फंक्शन है, तो हमेशा जो भी आप आर्गुमेंट देंगे वो ब्रैकेट में देंगे, ब्रैकेट मिस नहीं करेंगे, अदरवाइज एरर शो करेगा। जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ निकाला है 54 प्लस 9 टाइम्स 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 100, तो ये स्टार मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। स्क्वायर रूट 100 में पहले ब्रैकेट इनर मोस्ट कंप्यूट होगा, स्क्वायर रूट 100 में 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद 54 ऐड करना और उसके बाद क्या उसका स्क्वायर रूट, आंसर कितना हो गया 12। तो इसी तरह कुछ और इनबिल्ट फंक्शन है, कुछ स्टैंडर्ड इनबिल्ट फंक्शन है जिसका मैटलैब में बेसिकली ऑलरेडी प्रोग्राम बना हुआ है, आप उसे सिर्फ कॉल करोगे तो कंप्यूट हो जाएगा। लेकिन जब नए प्रोग्राम जहां होंगे वो हम स्क्रिप्ट फाइल या फंक्शन फाइल यूज करके कंप्यूट करेंगे। हेलो सर। हाँ बताएं। सर अभी सर आपने एक्सपोनेंशियल में बताया था कि 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2। तो सर वो देख के तो ये भी लग रहा है कि 5 की पावर 3/2 है सर, एक बार पेज पीछे करिएगा। हाँ नहीं, वेज यूज करते हैं क्यूब पावर के लिए, ये इसे वेज कहते हैं, ये यूज करते हैं। तो ये देखो ना, जैसे कोई भी अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करोगे तो पहले डिफाइन कर देते हैं कि हम किसे प्रेसिडेंस देने जा रहे हैं। तो मैटलैब का ये प्रेसिडेंस रूल है, तो मैटलैब थ्रू आउट इसी पे वर्क करता है। ठीक है ना। तो हमेशा जैसे पीछे देखो यहाँ पे था, यहाँ पे पेज पे था ना, जैसे ये जो प्रेसिडेंस रूल है आपको ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि पैरेंथेसिस को, और देखो एक्सपोनेंशियल बाद में है, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल सबसे पहले या तो ब्रैकेट होगा, या अगर और नेस्टेड ब्रैकेट है, मतलब एक के अंदर एक ब्रैकेट है, तो आप इनर मोस्ट जो होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट करोगे, उसके बाद जो और चीजें उसको बाद में प्रेफरेंस दिया गया है। तो आपको थ्रू आउट ये अब यहाँ देखो ये एक्सपोनेंशियल के लिए बेसिकली वो एक्सपोनेंशियल था, और एक्सपोनेंशियल के लिए साइन यूज करते हैं। जी सर। ठीक है ना। लेकिन जब एज अ फंक्शन यूज करोगे तो आप लिखोगे exp ऑफ x, वो भी आगे आएगा। सिंपली इस तरह लिखोगे तो 5 ये पावर के लिए यूज करते हैं ना, इसका मतलब क्या हो 5 क्यूब 125। जी सर। ठीक है, तो ये चीज मैं समझा रहा था। और एक्सपोनेंशियल अगर x का निकालना तो ये वो इस तरफ एज अ ये लिखेंगे, तो ये और इसमें डिफरेंस है, ये सिंपली ये पावर के लिए नोटेशन यूज है सर। एक्सपोनेंशिएशन है ना, एक्सपोनेंशिएशन। जी सर। सर वो एग्जांपल खोलिएगा सर जो अगले हाँ। पेज पे जो था सर, इसमें जो दे रखा है वो 5 की पावर 3/2 है। तो सर ये हमें पता कैसे चलेगा कि 5 की पावर 3/2 है या 5 की पावर 3/2 है? इसीलिए मैंने कहा ना, असल में ये जो एक्सपोनेंशियल को डिवीजन के ऊपर प्रेसिडेंस है। देखो प्रेसिडेंस का ऑर्डर देखो ना यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है, सॉरी। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले किसको देना है। देखो ये कह रहा है ना कि सेकेंड, अगर मान लो एक्सपोनेंशिएशन है और वहां पे ये है डिवीजन है, तो पहले प्रेफरेंस किसको देना है, सेकेंड नंबर पे कौन एक्सपोनेंशिएशन है, इससे पहले आ रहा है ना, तो सबसे पहले एक्सपोनेंशिएशन कंप्यूट होगा, उसके बाद डिवीजन कंप्यूट होगा। बात समझ में आई? जी सर। जी इन चार में पहला अगर ब्रैकेट भी उसमें इन्वॉल्व है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को दोगे, अगर ब्रैकेट नहीं है एक्सपोनेंशियल और डिवीजन है तो पहले आप एक्सपोनेंशियल कंप्यूट करोगे फिर डिवीजन। तो मैटलैब इस प्रेसिडेंस रूल पे, एक्चुअली देखो मशीन को तो आप जैसे इंस्ट्रक्ट करोगे वैसे काम करेगा ना, तो ये ऑलरेडी प्रेसिडेंस ऑर्डर ऑलरेडी डिफाइन है, तो मैटलैब उस पर वर्क करता है। तो एक्सपोनेंशिएशन और डिवीजन में, हाँ तो एक्सपोनेंशिएशन और डिवीजन में, मैंने वहां एक्सपोनेंशियल बोल दिया तो गलत कहा था। एक्सपोनेंशिएशन और डिवीजन में पहला अगर दोनों ये प्रेजेंट होंगे तो सबसे पहले एक्सपोनेंशिएशन कंप्यूट होगा। एक्सपोनेंशिएशन ये जैसे 5 वेज 3 मींस 5 क्यूब, ठीक है ना, ये होगा उसके बाद। तो वही देखो यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ देखो जैसे 5 वेज 3 है डिवाइडेड बाई 2 है, तो देखो यहाँ लिखा भी है कि 5, यहाँ कमेंट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 5 क्यूब 3 मतलब 125 इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट and divided by 2 is executed next। जी सर। डिवीजन by 2 is executed next। तो आंसर कितना हो गया 62.5। मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। जी ठीक है। अब देखो यहाँ पे बताओ, जैसे ये दे रखा है इसमें सर पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा सर। अब क्योंकि ब्रैकेट भी प्रेजेंट है, यहाँ पे ब्रैकेट प्रेजेंट है, ब्रैकेट है, वेज है,
और उसके बाद ये प्लस और वैसा है, तो ब्रैकेट को पहला प्रेसिडेंस देना, तो पहले आप ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म होगा उसको पहले सॉल्व करोगे 1/3 जी सर। और ये फिर 27 पे इतना पावर होगा, फिर उसके बाद ये टर्म कंप्यूट होगा 32⁻0.2 और तब दोनों को ऐड करोगे आप, इस तरह चलेगा ये। ठीक। तो वही लिखा है कि 1/3 इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। देखो अगर जैसे किसी ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई जानता भी है तो मैं तो इस तरह समझा रहा हूँ कि जैसे आप बिल्कुल नहीं जानते हो वहां से देखो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें अगर अभी मिस करोगे तो बाद में जब प्रोग्रामिंग पे हम लोग आएंगे, जब लूप वगैरह यूज करें तो वहां आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए सब बेसिक चीजें एक बार सारे एग्जाम्पल देख लो ताकि एक आइडिया रहेगा। तो फिर जब गलतियां जब जैसे मैंने बताया था कि सेमी कॉलन हटा के आप हर स्टेप पे कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, तो वहां ये सब चेक करने के लिए रूल काम आएगा। So 1/3 is executed first, then 27 raised to the power 1/3 and 32 raised to the power 0. And then they will be added. प्लस सबसे लास्ट में होगा एग्जीक्यूट। जी सर। डाउट तो नहीं किसी को यहाँ पे? नो। बहुत सिंपल, इस बुक में बहुत अच्छे से दे रखा है। असल मैंने इस बुक को इसलिए लिया ना कि क्योंकि बैटलैब आप यहाँ पे अगर लैब चलता तो मैं आसानी समझा देता, एक एक कैंडिडेट पे आके वो जो एक्सपेरिमेंट करते वहां समझा दिया जाता। लेकिन फिर अगर मैं तो बुक इसमें क्या है कि दोनों एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, तो बहुत आसान किताब है, बहुत इजी वे में इसमें एक्सप्लेन कर रखा है। आप इस बुक को फॉलो करें और एक बार रीडिंग कर लें। मैं तो शॉर्ट में समझा रहा हूं लेकिन आप पूरे पेज की एक बार रीडिंग कर लें। उसी तरह तो ये क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। आप देखो कुछ ये स्टैंडर्ड फंक्शन दे रखे हैं आपको। स्क्वायर रूट एक्स, देखो जहां भी एज अ फंक्शन यूज कर रहे हैं तो आर्गुमेंट को आपको ब्रैकेट में देना। ये ब्रैकेट अगर मिस करेंगे तो आंसर सही नहीं आएगा। जैसे एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, वहां वो एक्सपोनेंशिएशन था, यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मींस exp ऑफ 5 मींस e raised to the power 5, वो आ गया 148। तो ये सब इनबिल्ट है, आप सिर्फ कॉल करके आर्गुमेंट दोगे आंसर आ जाएगा। एब्सोल्यूट ऑफ एक्स मींस मॉड एक्स, तो एब्सोल्यूट फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -24 कितना हो जाएगा 24। लॉग एक्स सिंपली आप लिखोगे तो नेचुरल लॉगरिथम होगा, बेस ई वाला, ln जिसे कहते हो। तो लॉग ऑफ 1000 कितना हो जाएगा 6 पॉइंट, इसमें 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा log 10 बेस 10 लॉगरिथम। तो उसे आप लिखोगे log 10x। फैक्टोरियल x के लिए पूरा लिखते हैं, पूरा फैक्टोरियल ऑफ 5। उसी तरह देखो साइन ऑफ x, अगर रेडियन में दे रखा है तो ऑलरेडी आप सिंपली साइन ऑफ x लिखो, लेकिन अगर डिग्री में कंप्यूट करना है तो साइन डी ऑफ x, इससे पहले डी लगा देना। जैसे साइन कॉस 10 सिंपली कॉट ये दे रखा है ना, साइन ऑफ पाई। अच्छा पाई को यहाँ पे पाई को इस तरह पाई नहीं लिखते, पी आई लिखेंगे। π/6 को ऐसे लिखेंगे π/6। मैं भी करके दिखाता हूं। और अगर मान लो अगर आपको जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करने हैं तो साइन का इनवर्स a sin x, ये स्टैंडर्ड नोटेशन और इनके प्रोग्राम ऑलरेडी इनबिल्ट है। इन सब के लिए अलग से प्रोग्राम करने की आपको जरूरत नहीं, डायरेक्टली कॉल करके हम इसे यूज करेंगे। हाइपरबोलिक का साइन hx साइन हाइपरबोलिक x, ठीक है। पाई को लिखते हैं pi। उसके बाद यहां जो देखो यहाँ पे जो फंक्शन बने हैं ये राउंडिंग फंक्शंस, राउंड x राउंड टू द नियरेस्ट इंटीजर, जैसे 17/5 है, ठीक है। कितना आ जाएगा ऑलमोस्ट, तो नियरेस्ट इंटीजर के राउंड राउंड कर देंगे इसे। फिर ये फिक्स x राउंड टुवर्ड्स 0, जैसे 13/5 यहाँ डिवाइड करो कितना होगा 5 2 10, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ पे 0 तो 0 की तरफ इसको राउंड करेगा। तो यहाँ पे जो भी ये आया डेसिमल, तो इसके नियरेस्ट इंटीजर से 0 की तरफ कौन सा है 2, तो इसको वैल्यू क्या अलॉट कर देंगे 2। राउंड टुवर्ड्स इंफिनिटी मतलब उसका सीलिंग वाला, तो 11/5 जैसे आएगा समथिंग 2.5 2 10 और 2.2 इस तरह कुछ आएगा, ठीक है। तो इसको इंफिनिटी की तरफ, तो ये दोनों 2 और 3 के बीच में कहीं यहाँ 2.2 होगा, तो इसके नियरेस्ट इंटीजर जो इंफिनिटी की साइड में लाइक कर रहा है कौन सा होगा 3, तो वैल्यू क्या अलॉट हो जाएगा इसको 3। उसी तरह फ्लोर फंक्शन, तो ये सब बेसिक है, आप देख लेंगे। रिमाइंडर व्हेन x इज डिवाइडेड बाय y, तो उसके लिए साइन यूज करते हैं रिमाइंडर rem व्हेन 13 इज डिवाइडेड बाय 5, जब 13 को 5 से डिवाइड करो तो 5 2 10, रिमाइंडर कितना आ गया 3।
ये सब कमांड है जो आपको याद करने हैं, जब कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। SIGN ऑफ x सिग्नम फंक्शन, तो सिग्नम फंक्शन आपको याद है क्या होता था, mod x by x, इसी को तो सिग्नम फंक्शन कहते थे। इसकी वैल्यू क्या होती थी, 1 if x is greater than 0, 0 if x equal to 0 and -1 when x is less than 0। ऐसे ही तो डिफाइन होता था सिग्नम फंक्शन। 0 पे 0 असाइन करते थे। तो अगर आपसे पूछा जाए जैसे सिग्नम ऑफ 5 क्या है, तो 5 तो ग्रेटर देन 0 है ना, तो वैल्यू क्या अलॉट होगा 1, तो सिग्नम ऑफ 5 पे क्या दे देगा 1। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है ना, तो वो तो उसके लिए शॉर्ट में साइन क्या है, SIGN। SIGN स्टैंड फॉर सिग्नम फंक्शन। सर हाँ एक क्वेश्चन था सर जैसे अगर आप अभी पहले वो बता रहे थे एक्सपोनेंशियल वाला या कोई सा, तो अगर हम उसमें पावर फ्रैक्शनल होगी जैसे 1/3 है, तो वो 0.33 लेगा या फिर उसको 0 लेगा, कैसे लेता है सर? मतलब वो इंटीजर डिवीजन करता है, क्या करता है? अब ये तो डिपेंड करता है ना कि एक्चुअल में इसमें देखो मैटलैब में इनबिल्ट क्या है, वो मेरे समझ से वो फॉर्मेट शॉर्ट वाला लोग स्टैंडर्ड शायद डिफॉल्ट फॉर्मेट शॉर्ट वाला होता है, 4 प्लेस तक डेसिमल लेगा। जैसे सी में करते हो ना, तो सी में आपको बताना होता है कि क्या इंटीजर लेना है या यहाँ, तो यहाँ पे वो नहीं होता, यहाँ पे इनबिल्ट होता है। अब मुझे लगता है वो शॉर्ट फॉर्मेट वाला जो डिस्प्ले कमांड है ना, ये यूज होता है। मतलब सर वो इंटीजर नहीं लेगा? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं इंटीजर नहीं लेगा, वो डेसिमल पार्ट में 4 डिजिट तक लेगा। इसमें ऑलरेडी जहां तक मुझे याद है बाय डिफॉल्ट होता है 4 डिजिट ओके तक। सर। और अगर 12 डिजिट या 17 डिजिट लाना होता है तो फिर हम वो यूज करते हैं फॉर्मेट लॉन्ग वाला डिस्प्ले लॉन्ग मेथड। वाला, जी हाँ सर। हाँ ओके सर। ठीक है। डिफाइनिंग, अब देखो यहाँ पे, अब देखो हाँ, ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो मैं कल आपको बता रहा था, असाइनमेंट ऑपरेटर, तो एक बार ऐसे रीड कर लो बुक को ना, तो फिर उसके बाद जैसे रीड करने के बाद इन्हीं चीजों को रन करा के एक बार देखना जरूरी है। तो जहां पे देखो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या, कल मैंने बताया था कि इक्वलिटी साइन यहाँ पे असाइनमेंट के लिए यूज करते हैं, और कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स फॉलो करना मस्ट है। क्योंकि जब जैसे मैटलैब में जिस हिसाब से, जैसे मैंने कहा प्रेसिडेंस ऑर्डर, तो प्रेसिडेंस ऑर्डर जो डिफाइन किया गया उसी हिसाब से मैटलैब वर्क करेगा। वहां पे आप अगर आप अपनी दोगे तो फिर आपको अलग से प्रोग्राम डिजाइन करना होगा। लेकिन जो डिफॉल्ट जो मैटलैब में बिल्ट इन फंक्शन यूज करोगे वो उसी प्रेसिडेंस ऑर्डर पे वर्क करेगा। तो असाइनमेंट मैंने बताया था कि जो भी राइट चीज में होती है वो लेफ्ट को असाइन की जाती है, पहली चीज। फिर अगर दो नाम है, जैसे मैंने कहा कुछ ABC अंडरस्कोर मान लो आसिफ कह दिया, तो अगर मैं इस तरह लिख दूं ना ABC और स्पेस करके आसिफ, तो ये वर्क नहीं करेगा। अगर दो अलग अलग नाम है तो उसको आप अंडरस्कोर से ज्वाइन करो या सिंपली ABC लिख दो। बात समझ में आई यहाँ पे? अगर एक से ज्यादा है तो आपको उसको अंडरस्कोर से ज्वाइन करना पड़ेगा। ये इसके कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करना जरूरी होते हैं, बेसिक रूल्स हैं। सो इन मैटलैब द इक्वलिटी साइन इज कॉल्ड द असाइनमेंट ऑपरेटर। द असाइनमेंट ऑपरेटर्स असाइंस अ वैल्यू टू द वेरिएबल। जो भी यहाँ वेरिएबल लोगे, जैसे मैंने ये ABC वेरिएबल लिया, ABC इक्वल टू 5 दिया, तो ये 5 ABC की वैल्यू हो गई। और अगर एक से ज्यादा नाम है तो आपको अंडरस्कोर से ज्वाइन करना पड़ेगा। सो द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर कैन इंक्लूड ओनली वन वेरिएबल नेम। अब वो यहाँ पे मुझे लगता है ये हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। हाँ देखो, जैसे ये है ना x इक्वल टू 15, देखो जैसे यहाँ पे ये x इक्वल टू 15 है, जो कल मैं आपको चीजें बता रहा था, तो x को मैंने 15 वैल्यू अलॉट कर दिया, ना कि 15 को x। ये चीज इसको अलॉट की जाती है, जो राइट में लिखी जाती है लेफ्ट को। सो द नंबर 15 इज असाइंड टू द वेरिएबल x। तो x क्योंकि सेमी कॉलन यहाँ मैंने लगाया नहीं तो वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। अब क्या किया कि ये तो ऐसे रीड करता है ना, पहले जो स्टेटमेंट लिखा हो पहले रीड करेगा, तो x की वैल्यू 15 अलॉट हो गई। अब वो x की वैल्यू राइट साइड में यहाँ पे रखोगे, 15 3 जा, ठीक है, 45 माइनस 12। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये अब जो टोटल वैल्यू आएगी वो इसको असाइन हो गया, तो x की नई वैल्यू क्या आ गई 33। समझ में आ गया? इवन आप सेम वेरिएबल भी यूज कर लो कोई फर्क नहीं होता। तो ये जो लगता है पेन हैंग कर गया, एक मिनट वेट करो। हाँ, तो ये नहीं कि हम x और x काट देंगे और इसको इधर ले आए और ऐसे सॉल्व कर दिया जैसे मैथमेटिक्स में करते हो, इधर x + 12 हो गया और इज इक्वल टू 3 स्टार x कर दिया, फिर यहां से, ठीक है, ये सब कैंसिल यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे ऑलरेडी ये इसमें इनबिल्ट है कि जो राइट साइड की चीज होगी वो हम लेफ्ट को असाइन करते हैं। तो इस तरह नहीं लिख सकते आप इसको कि x + 12 इज इक्वल टू 3 स्टार x, ये रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग है,
ठीक है, जो फॉर्मेट दिया है वही आपको फॉलो करना है। जैसे यहां हमने दिया a की वैल्यू 12 दे दिया और b की वैल्यू 4 दे दिया। तो अब देखो b अगर कैपिटल है, जो यहाँ c में मैं यूज कर रहा हूँ राइट साइड में, तो राइट साइड में जितने भी आप ये जो वेरिएबल उनकी न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे, उससे पहले जो टर्म यहाँ जो अपीयर हो रहे हैं, अभी मैं सिंबॉलिक वाले यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं न्यूमेरिक वैल्यूज के बारे में बता रहा हूँ। सिंबॉलिक वाले में पहले डिक्लेरेशन होता है कि सिंबॉलिक वेरिएबल हम यूज करने जा रहे हैं, x या t हमारे वेरिएबल्स हैं, वो भी लास्ट वाले चैप्टर पे आऊंगा तो वहां बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो इसमें आप a है, ये b है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी पहले a की वैल्यू 12 हो गई, b की वैल्यू 4 हो गई, अब c की वैल्यू इसमें जो प्रेसिडेंस ऑपरेटर उसके थ्रू गवर्न हो गया, कितना आ जाएगा 18। तो ये तो अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या होगी कि जैसे अगर आप ये दो ना, आप दो 3 डबल इक्वल टू 5, तो ये कंपेयर, ये डबल इक्वल टू यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, कंपेयर चेक करेगा क्या 3 5 के इक्वल है। तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तो आंसर 1 होगा, और अगर रॉन्ग होगा तो आंसर क्या होगा 0। टोटोलॉजी पढ़ा होगा ना, कोई अगर स्टेटमेंट ट्रू होता है तो उसको ट्रू स्टेटमेंट को 1 से डिनोट करते हैं और इसमें फॉल्स को 0 से, जब रन करोगे। लेकिन जब सिर्फ मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब 3 ये वैल्यू x को असाइन हो रही है, और ये कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, कंपैरिजन के लिए। चलो पहले जितना किया उसको जरा करके देखते हैं मैटलैब पे क्या आ रहा है। ठीक है, जस्ट वेट। अच्छा, बुक किसी ने पूछा है फैजान, बुक मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिया है, इंट्रोडक्शन टू मैटलैब बाय एमएस गिलट। यस सर, देख ली। ठीक है ना, तो वो उससे पढ़ लेंगे, मैं स्ट्रिक्टली क्योंकि एक किसी बुक को फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में मैं न्यूमेरिकल जब कराऊंगा तो वो थोड़ा सा अलग बुक से कराऊंगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन कम दे रखा है इस बुक में। लेकिन वहां पहले पहुंचने के लिए मुझे 8-10 क्लास चाहिए, जिसमें मैं आपको बेसिक बता दूं। डबल क्लिक करके छोड़ देना, थोड़ा मैटलैब स्लो चलता है, खुलने दे इसे। दिखाई दे रहा है आप लोगों को मैटलैब पेज? यस सर। अच्छा ठीक। यस सर। तो अब देखो, जैसे मैंने ये कमांड विंडो है, कमांड विंडो पे क्लिक किया तो ये इसका साइन है, एडिटर विंडो भी खुला हुआ है। आप चाहो तो इनको ड्रैग करके आगे पीछे एडजस्ट भी कर सकते हो। जैसे मैं चाहूँ तो एडिटर विंडो को ड्रैग करके यहाँ ला सकता हूँ, या इधर ये करंट फोल्डर है, ये वर्क स्पेस है, तो इनको चाहो तो ड्रैग करके भी आप ला सकते हो, या यहाँ से ये हैंग कर रहा है क्या? ठीक है, चले देखते हैं काम। पहले एडिटर विंडो पे, जैसे कल मैंने एडिटर विंडो पे किया था, या कमांड विंडो पे पहले करके देखते हो। देखो ऐसा करो, जैसे मैंने कहा कि 3 इज इक्वल टू 5, इसको मैंने लिख के और इंटर कर दिया। देखो क्या रहा है 0। ये क्या शो कर रहा है कि दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, 3 इज नॉट इक्वल टू 5। व्हाट 0 इज डिनोटिंग? फॉल्स आंसर। हाँ, फॉल्स। अब जैसे मैं लिख दूं 5 इज इक्वल टू 5, तो देखो आंसर 1 देगा। सही है, 5 के इक्वल है। यस सर। तो 0 स्टैंड फॉर फॉल्स एंड 1 स्टैंड फॉर ट्रू स्टेटमेंट। अब यहां CLC कर दिया। अब सॉरी, अच्छा ये मेरे कुछ लैपटॉप में प्रॉब्लम हो रही, कीवर्ड इसका काम नहीं कर रहा। काम करो, हाँ। तो देखो ये CLC करके मैंने इंटर कर दिया, क्लियर हो गया स्क्रीन। अब मैं लिखता हूं जैसे स्क्वायर रूट SQRT,
चलो मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम है, ये वर्क नहीं कर रहा। चलो कोई बात नहीं, देखो स्क्वायर रूट, और ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, बल्कि यहाँ हेल्प में भी जाके आप क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, ठीक है ना। जैसे स्क्वायर रूट मुझे 5 का निकालना, तो आप सिंपली लिख के इसको इंटर कर दो, क्या आ गया 2.2361। तो ये बेसिकली क्या है कि मैटलैब में स्क्वायर रूट के प्रोग्राम और ये सब जितने स्टैंडर्ड फंक्शन है ना, इसके प्रोग्राम इनबिल्ट है। मैं सिर्फ उसको यहाँ कॉल कर रहा हूँ, कॉल करके उन फंक्शन को यूज कर रहे हैं। नए प्रोग्राम्स वगैरह हम वहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से मैं स्क्रिप्ट फाइल, फंक्शन फाइल और लूप्स वगैरह बताऊंगा, वहां पे यूज करूंगा। तो उससे पहले जो बेसिक जो इनबिल्ट फंक्शंस है वो कैसे रन कराने, कैसे यूज करने, वो जैसे मुझे, अच्छा दूसरी बात ये, अगर आपको कोई चीज डाउट है, मान लो कभी आप भूल गए, तो ऊपर ये देखो सर्च डॉक्यूमेंटेशन पड़ा हुआ है ना, इसमें जाके सर्च कर। जैसे मुझे फैक्टोरियल का मुझे नहीं मालूम सिंबल क्या है, मैं भूल गया, तो वहां पे जाओ फैक्टोरियल टाइप कर दो आप, तो देखो फैक्टोरियल से रिलेटेड, देखो यार ना फैक्टोरियल, इस पे क्लिक कर दो तो वहां पे आपको दिख जाएगा। तो उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स होंगे वो सब खुल के आ जाते हैं। इसी वजह से इसको यूजर फ्रेंडली भी कहते हैं। देखो यहाँ दे रखा है ना फैक्टोरियल कैसे निकालना किसी इंटीजर n का, तो फैक्टोरियल ऑफ 10, तो फैक्टोरियल जैसे 10 का निकालना तो आप इस तरह लिखोगे फैक्टोरियल 10। तो मैं इसको कॉपी करके अगर यहाँ से चाहो तो रन भी करा सकते हो, रन करा के डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो कि फैक्टोरियल 10 कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्प में जाकर आप कोई भी, अगर कभी जैसे आपको कंफ्यूजन हो गया कि फैक्टोरियल के लिए FACT लिखना है या पूरा फैक्टोरियल लिखना है, और फंक्शन होगा तो हमेशा आर्गुमेंट को आप ब्रैकेट में दोगे, सिंपल लिखोगे तो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो देखता हूँ काम कर रहा है। देखो फैक्टोरियल 10 मैंने लिखा, तो फैक्टोरियल 10 लिखने के बाद मैंने इंटर कर दिया, ये वैल्यू आ गया इतना। अच्छा एक काम करो, फैक्टोरियल 100 देखते हैं, फैक्टोरियल 100 कितना आता है। चलो 0 ये इंटर किया, ये भी वैल्यू आ गया। अब मैं काम करता हूँ फैक्टोरियल में और चेंज कर देखते हैं कितने तक आता है। फैक्टोरियल 180 कर देता हूँ, तब इंटर करता हूँ। देखो INF स्टैंड फॉर, मतलब ये बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, लेकिन एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी जो मशीन के कंप्यूटेशन के लिमिट के बाहर है। हाई कंप्यूटेशनल मशीन होगी तो वो भी आंसर दे देगा। हाँ जुबैर बताएं, जुबैर कोई क्वेश्चन है आपका? मैंने तुमसे कहा था कि तुमसे पूछ रहा था मैं। जुबैर ठीक है चले। तो ये चीज होती है, तो वही मैंने बताया ना कि देखो मशीन की अपनी एक लिमिटेशन होती है। मशीन जो है ना वो एक फाइनाइट क्वांटिटी से डील करते हैं। जब इंप्लीमेंटेशन की बात, थ्योरेटिकली एवरीथिंग इज ओके, लेकिन जब हमें इसीलिए अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़ी, क्योंकि मशीन्स की लिमिटेशन, मशीन इनफाइनाइट चीजों से डील नहीं कर सकती। या रियल लाइफ में भी देखो ना, आप इनफाइनाइट चीजों से डील नहीं कर सकते। तो फाइनाइटनेस इसीलिए देखो, जो सीक्वेंस सीरीज में कहते हो कि आप कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, तो हम कहते हैं उसका पार्शियल सम जब कन्वर्जेंट होता है तो वहां पे पार्शियल सम में फाइनाइट का केस लेते हैं। फोरियर सीरीज का केस देखो, कहीं भी देखना, जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है ना तो हमेशा हम फाइनाइट, वो अलग बात है n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो कन्वर्जेंस का केस मैं बाद में डिस्कस करूंगा डिटेल में। तो वहां पे भी आप देखोगे कि हम n को 100 वैल्यू 200 300 करके देखेंगे तो वो वैल्यूज और क्लोज होती चली जाएगी। जैसे पाई है, पाई कैसा नंबर है? इर्रेशनल, एंड इर्रेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। लेकिन जब इंप्लीमेंट करना होगा मैटलैब में तो डेसिमल के बाद मुझे 4 डेसिमल तक, 8 डेसिमल तक, 12 डेसिमल या जो भी हो, सम फाइनाइट नंबर पे टर्मिनेट करना जरूरी होता, अदरवाइज यू कांट अप्लाई the value of pi, you cannot use the value of pi in MATLAB. pi कैसा नंबर? इर्रेशनल। लेकिन जब हमें क्लोज आंसर जब निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि डेसिमल के बाद उसको कुछ फाइनाइट स्टेप के बाद टर्मिनेट कर देते हैं। तो वही मेरा कहना है कि ये जो फाइनाइट है ना, ये फाइनाइट कुछ किसी भी सेंस में हो सकता है। फाइनाइट कलेक्शन के टर्म में, फाइनाइट डायमेंशन के टर्म में, डेसिमल के बाद फाइनाइट स्टेप बाद टर्मिनेट करना।
सर डिस्टरबेंस हो रहा है सर बैकग्राउंड से। तो सर माइक म्यूट करवा दीजिए सर किसी का। माइक म्यूट कर, अच्छा एक मिनट। तो देखो जैसे मैं पाई की वैल्यू लिख रहा हूं, देखो पाई की वैल्यू कितनी है 3.1416। डेसिमल के बाद जो इसमें बाय डिफॉल्ट है 4 डिजिट तक ले रहा है, जबकि पाई कैसा नंबर है, पाई तो इरेशनल नंबर है, एंड इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो डेसिमल के बाद तो पहली बार टर्मिनेट नहीं करेगा, लेकिन अप्रॉक्स रिजल्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद 4 डिजिट 8 डिजिट या 12 जो भी आप लिमिट फिक्स करते हो, डेसिमल के बाद सम फाइनाइट स्टेट बाद टर्मिनेट करना पड़ता है, क्योंकि जब इंप्लीमेंटेशन की बात आएगी तो हमेशा हम फाइनाइट क्वांटिटी से ही डील करेंगे। ठीक है, तो हमने तो यहाँ पे बहुत सी चीजें आपने देखी। ठीक है, तो ये ये भी देख लें, x इज इक्वल टू, जैसे मैंने 5 कहा, और कल हमने जो बताया था x इक्वल टू 5 देने पे तुरंत वैल्यू डिस्प्ले कर देगा, और अगर x इज इक्वल टू मैं 5 लिख के ये सेमी कॉलन लगा दूं तो क्या होगा कि वो वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेगा, है ना। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने कल बता दिया, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स वगैरह का टर्म बाय टर्म ऑपरेशन कैसे करते हैं वो सब बताऊंगा। तो अगर मैं इस तरह x इक्वल टू 5 लिख के यहाँ डिस्प्ले की, तो आप देखो ये वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेगा। अब अगर मैं लिखूं x इज इक्वल टू x प्लस 1, आप देखो इंटर करने पे वैल्यू क्या आएगा 6। क्यों? क्योंकि ये सिक्वेंशियली रीड करता है, जो पहले स्टेटमेंट होगा वो पहले, तो पहले मैंने x की वैल्यू 5 दे दी, वो 5 यहाँ पे लॉट होगा, 5 वो 5 देखो यहाँ पे लॉट होगा, वो 5 और 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 6 हो गया, 6 इस वाले x को असाइन हो जाएगा। मैं अगर इसको दोबारा ऐसे करता हूँ, चलो इसको क्लियर करके दोबारा देखते हैं, अगर उल्टा मैं ऑर्डर कर दूं तब क्या होगा, क्या रन करेगा ये सब बेसिक जैसे मैंने कह दिया कि x इज इक्वल टू x प्लस 1, और नीचे दे दिया मैंने, सॉरी ये पहली वैल्यू ले रहा है जो पहले मैंने दिया था वो, चलो एक काम करो, जैसे मैं कह दूं y इज इक्वल टू वाई प्लस 1, y इज इक्वल टू वाई 2, और बाद में मैं दे दूं, देखो जैसे y को मैंने वैल्यू अगर पहले असाइन नहीं किया तो पहले क्या बता रहा, अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल y, इवन y की वैल्यू अगर आप 2 दे भी दो तो ये गलत दिखाएगा, तो ये वही y की वैल्यू बता रहा है। कहने का मतलब जो राइट में जो भी आप वेरिएबल दे रहे हो ना, उसकी वैल्यू पहले असाइंड होनी चाहिए, अदरवाइज मैटलैब उसे नहीं लेता। क्यों? क्योंकि ये मैटलैब में इनबिल्ट है कि जो राइट की चीज है वो लेफ्ट को असाइन की जाती है। सर हाँ सर, अगर कॉलन लगा देंगे तब भी यही दिखाएगा अनडिफाइंड? नहीं, कॉलन लगा दो वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेगा, लेकिन वो जो राइट में वो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू देनी चाहिए ना, वो चीज नहीं आएगा ना। जैसे देखो y इज इक्वल टू, अब अच्छा एक मिनट इसको कुछ चेंज कर दो, अदरवाइज ये रुक जाओ, चलो एक काम करो, नोटेशन चेंज कर दे, z इज इक्वल टू z प्लस 2 कर देता हूँ, ठीक है, और सेमी कॉलन लिख के इंटर कर दिया। तो z क्या है, नॉट डिफरेंट, सॉरी इसमें यही है ना, इसमें जब काम करते हो ना तो दोबारा आप एरो से पहुंच तो जाओगे वहां पे, लेकिन एडिट नहीं हो पाता। ठीक है, t इज इक्वल टू टी प्लस 2 ले लो, और असल में इसका कीवर्ड कीपैड का कुछ प्रॉब्लम है, वर्क नहीं कर रहा, इसको टाइम लग रहा है मुझे लिखने। इसको ऐसा काम करो, ये सेमी कॉलन, सॉरी
यहाँ पे लगा दो सिम को। देखो अभी भी क्या बता रहा है, ठीक है जी सर। इसका मतलब जो राइट यहाँ से क्या निकल के आया, अगर मैथमेटिकली देखो तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, जी सर। लेकिन यहाँ पे वो सेंस नहीं है, वो मैथमेटिक्स के सेंस में डिफाइन नहीं किया गया। यहाँ पे ये सेंस है कि जो असाइनमेंट इक्वलिटी जो है वो ये एज्यूम किया गया कि वो एज असाइनमेंट ऑपरेटर एक्ट कर रहा है। तो राइट की चीजों को लेफ्ट को असाइन करना है, तो पहले जो भी आप राइट में लिख रहे हो उसमें जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व उसकी न्यूमेरिक वैल्यू पहले आपको देनी पड़ेगी। ओके सर। ठीक है, तो वही मैं पहले दिन मैंने बताया था कि जब आप इस तरह लिखते हो तो इसका मतलब ये गलत होता है। और डिस्क्रिटाइजेशन जैसे जब ग्राफ वगैरह हम बनाते हैं तो डिस्क्रिटाइजेशन क्यों जरूरी होता है, सेम वही यहाँ पे जब, तो इसका मतलब ये हुआ कि वैसे देखा जाए तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस टू सेंस नहीं बनाता। मतलब ये तो आप चाहे जैसे मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 3x प्लस टू, तो आप मैथमेटिकली इसको क्या करोगे, x को इधर लाओगे, ये 2x इज इक्वल टू 2 हो गया और x इज इक्वल टू कितना हो गया 1। लेकिन मैटलैब में ये चीज नहीं करता। हम मैटलैब में क्या करते हैं कि उसमें असाइंड है कि x की वैल्यू जैसे मैंने 7 दिया और फिर लिखा x इज इक्वल टू 3x प्लस टू, तो इसका मतलब इस 7x को असाइन हुआ और जो ये अब x की वैल्यू 7 हो गई, तो 3 इंटू 7 प्लस 2, अब ये जो टोटल आया 7 3 21 प्लस 2 23, ये 23 वैल्यू इस x को असाइन हुआ। इस तरह वर्क करता है। डिफरेंस समझ में आ गया? मैंने करके भी इसलिए रन करा के भी आपको दिखा दिया। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहा है इसको समझना जरूरी है, ये नहीं कि इस तरह सॉल्व कर दिया उसको। तो जिस तरह से एक्सप्रेशन दिया रहे वैसे ही रखेंगे उसको, इधर लेफ्ट या राइट में नहीं लाएंगे। और हमेशा ये इस रूल में वर्क करता है। अगर आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दो x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 और फिर x इज इक्वल टू 7 लिखोगे तो एरर शो करेगा, या सिर्फ x की वैल्यू 7 लेगा, ये x की वैल्यू नहीं निकालेगा, क्योंकि वो इस तरह चलता है। तो पहले ये स्टेटमेंट रीड करेगा उसके बाद ये, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, दूसरी बात, अब यही सेम लॉजिक हम वहां पे भी यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मुझे y इक्वल टू साइन एक्स वगैरह, अभी मैं प्लॉट को डिटेल में बताऊंगा। जैसे मान लो क्लोज्ड इंटरवल 0 से 2 पाई पे बनाना हो, तो इसमें क्या है, ये तो कंटिन्यूअस स्ट्रिप है 0 से 2 पाई, या अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट रियल नंबर के साथ मैटलैब डील नहीं कर सकता, कोई भी मशीन सिर्फ फाइनाइट नंबर के साथ फाइनाइट। तो हमें क्या करना होता है, इसको डिस्क्रिटाइज करना होता है। डिस्क्रिटाइज आप चाहे 10 पॉइंट में कर दो, 100 पॉइंट में करो, 1000 पॉइंट में करो, उन पे वैल्यू फंक्शन की निकाल के और उनको सबको ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ आएगा। यही वजह है कि मैटलैब हमेशा क्या करते हैं, डिस्क्रिटाइजेशन। तो अब डिस्क्रिटाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट वे है। जैसे आपको मान लो 0 से 2 पाई के बीच में मुझे 1000 पॉइंट क्रिएट करने, डिस्क्रिटाइज करने हैं इक्वल स्पेसिंग पे, या आपको पहला इनिशियल दे दिया गया, फाइनल दे दिया गया, उसके बीच में मान लो 100 पॉइंट क्रिएट करने हैं। या ये हो सकता है कि आपको इनिशियल पॉइंट दे दिया गया और कहा गया कि इसको 10-10 के पॉइंट पे मुझे ऐसे 8 वैल्यूज चाहिए, जो 10-10 के पॉइंट पे इसको 1 में, मतलब पहला 1 हो गया, फिर उसमें 10 ऐड किया 11 हो गया, फिर 10 ऐड किया, इस तरह कर करके हमें ऐसे 8 पॉइंट क्रिएट करने हैं। तो इन सब के ऑलरेडी मैटलैब में फंक्शन इनबिल्ट है, सिर्फ वो फंक्शन कॉल करने हैं, वो ऑलरेडी डिवाइड करके आंसर देगा, ऑलरेडी उसका प्रोग्राम इनबिल्ट है इसमें। वो कैसे करते वो अब आते हैं उस टॉपिक पे। फिर जैसे टर्म बाय टर्म, कोई जैसे मैंने रो दे दिया, मान लो ये रो है 1 2 3, इसके एलिमेंट इसमें दे दिया 6 7 8। अब मैं चाहता हूं कि इसका पहला एंट्री इसके पहले एंट्री से मल्टीप्लाई, इसका सेकंड एंट्री इसके सेकंड एंट्री से, तो उसके लिए कौन सा है, तो टर्म बाय टर्म डॉट स्टार। तो ये टर्म बाय टर्म मल्टीप्लीकेशन, टर्म बाय टर्म डिवीजन के लिए, इनके लिए अलग अलग ऑपरेशन बने हुए। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अलग है, टर्म बाय टर्म डिवीजन, कोऑर्डिनेट वाइज डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, क्यूब एक्सपोनेंशिएशन, इन सब के रूल्स बने हुए हैं। अब उन टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि सारा काम मुझे मैट्रिक्स में करना है, तो पहले मैट्रिक्स के जो बेसिक रूल्स हैं वो समझते हैं। ठीक है, तो अभी जो इसमें हम लोग कवर करेंगे वो मैट्रिक्स को कैसे बनाएंगे, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वगैरह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्रिएट करना, कोई गिवन मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, मान लो कोई 10 बाय 10 का मैट्रिक्स दे रखा है, तो उसको उसके किसी थर्ड रो के सेकंड एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करेंगे। तो अब ये सब फंक्शंस देखने हैं।
तो मुझे लगता है आज तो टाइम ओवर होने वाला है। Yes, अच्छा आप sir, लोग मतलब हाँ इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। जो अभी तो 1 महीने वाला जो फ्री है ना, जो आपका जो भी लॉगिन आईडी मैसवर्क के अकाउंट पे जाकर आप कम से कम अपने सिस्टम पे कर ले, अभी पहले लर्न करें जब तक मैं करा रहा हूँ। फिर अगर लैब खुल जाता तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप साइलैब वगैरह तब तक इंस्टॉल कर लें। बिल्कुल पैरेलल है, साइलैब और मैटलैब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। साइलैब ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो आप कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हो, ये फ्रीली अवेलेबल है नेट पे, डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। और बुक ये है, इस बुक को के एक एग्जाम्पल को रीड करें। देखो अगर अच्छा प्रोग्रामिंग करना है तो जो ये सब बेसिक रूल इसे इग्नोर नहीं करेंगे। अक्सर होता है कि लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और बाद में फिर जब प्रोग्रामिंग के वक्त प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि x इक्वल टू x+1 में क्या है, तो दोनों साइड x कैंसिल कर दिया, जबकि यहां डिफाइन करने का सेंस ही अलग है। यह सराफात सर जैसे मैटलैब में आपने बताया कि फाइनाइट नंबर से हम डील करते हैं, लेकिन क्या एक्स्ट्रा प्रोग्राम लिखकर इन्फिनिटी अप्रोच कर सकते हैं कि हम जैसे एग्जैक्ट इन्फिनिटी तो नहीं, जैसे नहीं वही करते हैं, इसमें लिमिटिंग अप्रोच ही यूज करते हैं। लेकिन अभी मैं वहां आऊं तो n की वैल्यू बढ़ाओगे ना तो क्लोज रिजल्ट जाओगे, जो कन्वर्जेंस वगैरह में यूज करते हैं, इटरेशन वगैरह में देखोगे। बल्कि इटरेशन का पूरा प्रोसेस ही उसी के लिए हुआ। जैसे होता क्या था ना कि अभी आगे मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तो इटरेशन प्रोसेस जो होता है, बेसिकली इटरेशन क्यों डेवलप करते हैं। तो फाइनाइट डायमेंशन में तो चीजें ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट डायमेंशन में जब जाओगे तो इनफाइनाइट डायमेंशन में क्योंकि उनको इंप्लीमेंट आप कर नहीं पाओगे, तो वहां हम क्या करते हैं, इटरेशन यूज करते हैं। इटरेशन यूज करके n की वैल्यूज बढ़ाते चले जाते हैं तो क्लोज रिजल्ट मिलता है। तो उसके लिए इटरेशन प्रोसेस डेवलप करते हैं, जो आप पूरे न्यूमेरिकल मेथड्स में पढ़ते हो। जी सर, जी सर। तो उनको असल में मैं यहाँ अभी तो एक स्टार्टिंग में एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जब उस टॉपिक पहुंचूंगा तो डिटेल बताऊंगा क्यों इटरेशन यूज करते हैं। ओके सर। है ना, तो अभी आपको इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वगैरह नहीं कराया गया, लीनियर अलजेब्रा में थोड़ा सा कराया गया होगा। जी सर। तो वहां पे जब आएगा तो मैं बेसिकली एरर कैसे कंप्यूट करते हैं, कन्वर्जेंस वक्त कैसे चेक करेंगे, वो सब मैं मैटलैब में इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। लेकिन वो अभी उसके लिए जब न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के मेथड पे आऊंगा तब वहां बताऊंगा। सर मैटलैब इस सेमेस्टर में कंप्लीट हो जाएगा या हायर स्टडीज भी है मैटलैब पर? देखो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन उतना तो मैं दे दूंगा, उसके बाद ऐसा होता है ना कि मैटलैब अब आप किस डोमेन में वर्क कर रहे हो, जैसे सिग्नल प्रोसेसिंग में काम कर रहे हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम कर रहे हो, तो उसके लिए अलग अलग टूल बॉक्स हैं, क्योंकि रिसर्च का फील्ड बहुत बड़ा होता है। तो जो जिस फील्ड में, जैसे मेरा अप्रोक्सीमेशन का फील्ड है, यस सर। तो आप जिस फील्ड में करोगे उसके टूल सीखो, लेकिन बेसिक तो आना चाहिए ना। अगर वो बेसिक रूल आपको मालूम है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ओके सर। हाँ, तो बेसिक जो मैथ्स है, जो उसके पीछे क्या लॉजिक है वो आप करना, और कैसे इंप्लीमेंट करना वो सीखना है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो आज की क्लास फिर मैं एंड करता हूँ। ग्रुप ये आप लोग स्नैपशॉट लेके अटेंडेंस की भेज देंगे ग्रुप में, ठीक, ओके।